अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल से आगे। साल 2025 गुजर गया, किसी के लिए मायूसी, किसी के लिए उम्मीद, किसी के लिए मुश्किल तो किसी के लिए खुशी का साल रहा। मगर पाकिस्तान के लिए ये साल सिफारती महाज पर कामयाबियों और अंदरूनी सतह पर संगीन चैलेंजेस का मजमुआ साबित हुआ। सबसे बड़ी और नुमाया कामयाबी वो थी जहां पाकिस्तान ने भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। पाक भारत कशीदगी ने पाकिस्तान की दिफाई बर्तरी साबित की, जिसे बजा तौर पर मार्का हक का नाम दिया गया। पाकिस्तान ने न सिर्फ मैदान जंग में अपनी दिफाई सलाहियत साबित की, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत आलमी सतह पर भी इसे तस्लीम किया गया। पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान आलमी सिफारतकारी में एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर सामने आया, जहां अमरीका, चीन, रूस, खलीजी ममालिक और मुस्लिम दुनिया के साथ ताल्लुकात में गहराई आई। वहीं इस जंग के आफ्टर मैथ में भारत की जानिब से आबी जारियत और अफगान भारत गठजोड़ एक चैलेंज के तौर पर उभरा। बैरूनी खतरात अपनी जगह, अंदरूनी सतह पर साल 2025 सियासी, आईनी, अदालत से मुश्किल, जबकि मीडिया पर कदगनों का साल रहा, जिसका फॉल आउट माशी गिरावट की सूरत में नजर आया। पीका एक्ट की तरमीम ने जाली मालूमात पर सजाएं मुतारिफ करवाई, जो 3 साल कैद तक हो सकती है। फाइनेंस एक्ट 2025 में टैक्स इस्लाहात मुतारिफ हुई, जिनमें गैर मुल्की डिजिटल वेंडर्स पर 5% टैक्स शामिल है। जहां इस साल 27वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा तश्कील पाया, वहीं पाकिस्तान की तारीख में पहली बार वफाकी आईनी अदालत का वजूद अमल में आया, जो अदालती कमीशन और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तश्कील नौ को तब्दील करती है। इसी साल हमने ये भी देखा सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अत्तर मिनल्लाह समेत दीगर अदालतों से जजेस के इस्तीफों और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबका जज जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की बरतरफी जैसे वाकयात ने आइन की बालादस्ती पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। इस साल पाकिस्तान के माशी शोबे में कई चैलेंजेस और इकदामात नुमाया रहे। हुकूमत ने FBR इस्लाहात, करेंसी मुस्तहकम रखने और बैनुल अक़वामी कर्जों की डीलिंग्स पर खुसूसी तवज्जो दी। अलबत्ता बैरूनी और अंदरूनी सरमायाकारी में कमी हुकूमत के लिए, जबकि बढ़ती अफरात ज़र, तकरीबन 45% आबादी का सतह गुर्बत के नीचे चले जाना, 22% की रिकॉर्ड बेरोजगारी और कुव्वत खरीद में कमी अवाम में बेचैनी का बायस रही। सियासी फ्रंट पर महाज पूरे साल गर्म रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गुज़िश्ता 2.5 बरस की तरह इस साल भी मुश्किलात का सामना रहा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को मज़ीद सजाएं सुनाई गई और उनका साल 2025 भी जेल में ही गुजरा। 2025 के इख्तिताम पर उनको और उनकी एहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि साल का आगाज भी तोशाखाना 1 केस में सजा से ही हुआ था। अपीलों के हवाले से तोशाखाना 1, 2 और अलकादर ट्रस्ट केस समेत किसी भी सजा की अपील हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर ही ना हो सकी। उधर नून लीग और पीपल्स पार्टी भी कौमी मफाद के एजेंडे पर मुकम्मल हम आहंगी दिखाने में नाकाम रहे, जिसके बायस मईशत, महंगाई और सैलाब से बहाली जैसे बुनियादी मसाइल पसे पुश चले गए। इस साल एक और अहम पेशरफ्त उस वक्त सामने आई जब फौज ने बतौर इदारा खुद एहतसाबी की मिसाल कायम करते हुए साबिक DGI-SI फैज हमीद को कोर्ट मार्शल करते हुए सजा सुनाई। साल 2025 के आखिरी दिन तक सियासी तनाव बरकरार रहा। हुकूमत और ऑपोजिशन इस हवाले से क्या कहते हैं और नए साल 2026 से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए, 2025 जो है बहुत से हवालों से इंतहाई मायूस कुन साल था पाकिस्तानी कौम के लिए, सिर्फ कोई PTI के लिए नहीं। इस साल में अगर आप हमारे जो माशी आदाद शुमार हैं उन पर नज़र डालें तो आपको नज़र आएगा कि इस मुल्क में कोई सरमायाकारी नहीं हुई, इस मुल्क में फैक्ट्रियाँ बंद हुई, बेरोज़गारी बढ़ी। तो ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान के सरमायादार, बैरूनी सरमायादार पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाना चाहते। पाकिस्तान को छोड़ कर जाने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हुआ, तो पाकिस्तान की मईशत एक जमूद का शिकार है, बल्कि इन्हितात की जानिब बढ़ रही है। तो माशी हवाले से ये एक इंतहाई मायूस कुन तारीख साल था। इसी तरह अगर आप इसको आइनी और कानूनी एतबार से देखें तो 27वीं तरमीम का साल था 2025, जो पाकिस्तान की तारीख में एक बदतरीन लम्हा समझा जाएगा। आज तक हम जस्टिस मुनीर के फैसलों को याद करके शर्म से सर झुका लेते हैं, उनको हम तारीख फैसले करार देते हैं, नज़रिया ज़रूरत के हवाले से, मार्शल लॉ को इस्तेहकाम बख्शने के हवाले से। इसी नौइयत का अमल जो है ये 2025 में भी हुआ। 2025 में सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल को जायज़ करार दिया गया। 2025 में हमारे जो वोट थे उसके उनको पामाल किया गया। रिज़र्व सीट्स जो मखसूस नशस्तें हैं अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं, बल्कि जो मुसल्लत हैं निज़ाम पर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक बांटी गई। अदलिया को महकूम किया गया, अदलिया के जजों पर हमले हुए, उनको फारिग किया गया, डिग्रियों को जाली करार दिया गया एक ऐसे तरीके से जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। तो ये साल
آئینی حوالے سے، انسانی حقوق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے انتہائی مایوس کن سال تھا۔ مئی میں جو ہمارا بھارت کے ساتھ ایک معرکہ ہوا، اس میں یقیناً ہمیں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ ایک وہ لمحہ ہے جب پاکستانی قوم اکٹھی ہوئی تھی۔ آئندہ بھی ضرورت ہے پاکستانی قوم کو اکٹھا ہونے کی۔ صرف عسکری مارکے جو ہیں وہ ہمیں فلاح کی جانب نہیں لے کر جا سکتے۔ جب تک آپ کی معیشت، آپ کی تعلیم، آپ کی صحت اور سب سے بڑھ کر پاکستانی قوم کا ریاست کے اداروں میں اعتبار قائم نہیں ہوگا، بحال نہیں ہوگا، تو آپ فلاح کی جانب نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ 2026 میں ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ وہ جو نظام پر مسلط ہیں وہ کوشش کریں گے، وہ دیکھیں گے کہ پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے عوام اور ریاست کے درمیان خلیج کو ختم کیا جائے، صحافت کو آزاد کیا جائے، ناجائز مقدموں کو ختم کیا جائے، جمہوریت کو موقع دیا جائے، عوام کی آواز سنی جائے۔ بند کمروں کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بھی عوام کی فلاح کا باعث نہیں بن سکتے۔ 2025 الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک بہترین سال ثابت ہوا۔ سب سے پہلے تو اس میں جو ہم نے عزت کمائی، ہماری فوج نے، ہماری سول حکومت نے جو جنگ جیتی، انڈیا نے جس طرح پاکستان پر حملہ کیا تھا اور اس کے بعد جو دندان شکن جواب ہم نے دیا، ایک تاریخ ساز جواب ہماری فوج نے دیا۔ ہماری فوج نے بارڈرز پر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، دریاؤں میں، سمندروں میں، ہر جگہ پر اپنے سے 5 گنا بڑے ملک کو، بڑی اکانومی کو، جو اپنے رافیل کے طیاروں پر بہت بڑا ان کو ناز تھا، ان کو شکست دی۔ ہماری سول حکومت نے ڈپلومیٹکلی جس طریقے سے جو عزت کمائی پاکستان کے لیے، سعودیہ کے ساتھ جو ہمارا اسٹریٹجک معاہدہ ہوا، پھر اسرائیلی اٹیک پر جس طرح پاکستان دوڑ کے گیا ہے قطر میں، اور پھر ایران کی جنگ میں جو پاکستان کا کردار رہا، پھر اس میں ایران کی پارلیمنٹ سے دل پاکستان اور پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے، تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے عزت کمانے کا سب سے بڑا اچھا موقع تھا، اور وہ ہم نے الحمدللہ اچیو کیا۔ اگلا سال 2026 کا انشاءاللہ پاکستان کی معاشی ترقی کا ایک بہترین سال ثابت ہوگا۔ اگلا بجٹ جو آئے گا اس میں عوام کو اب ریلیف دیا جائے گا۔ 2 سال جو مکمل ہو گئے، اس میں چیزوں کو درست کرنا، ایک سمت پہ ڈالنا، اب انشاءاللہ سمتیں ٹھیک ہو چکی ہیں، اکانومی اپنی ڈائریکشن اس کی لے چکی ہے ترقی کی، اور اب اس کے بعد اللہ کو منظور ہوا تو اگلے بجٹ میں پاکستان کی عوام کو ریلیف دیں گے، اور بہترین ریلیف دیں گے۔ 2025 کا سال جو ہے وہ پورا سیاسی بحران کی نظر ہوا، شدید سیاسی بحران چلتا رہا سارا سال کم و بیش، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سب سے مقبول سیاسی پارٹی اور سب سے مقبول رہنما یعنی تحریک انصاف اور عمران خان جو ہے، ان کو ساتھ بٹھا کے ان کے ذریعے کوئی سیاسی حل نکالنے کی کوشش نہیں ہو رہی، اور اس کا نتیجہ ہم نے 2025 میں یہ دیکھا کہ میڈیا کے اوپر بندشیں اور مزید بڑھتی ہوئی نظر آئیں، پارلیمنٹ اور زیادہ بے توقیر نظر آئی۔ اسی طریقے سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد آپ سمجھ لیں کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ تقریباً ایک زرعی ادارہ بن گئی ہے حکومت کی۔ اگر 2026 کو ہم بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، اگر پاکستان کو جہاں پہ ہم لے جانا چاہتے ہیں اس طرف سفر شروع کرنا چاہتے ہیں، تو یہ جو بنیادی جو وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ تمام مشکلات ہمیں 2025 میں نظر آئیں، ان کو حل کریں گے۔ 2025 دفاعی اعتبار سے ہمارے لیے سنہرا سال رہا، جس کے باعث پاکستان کو عالمی سطح پر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ دفاعی تجزیہ کار اس حوالے سے اور اس کامیابی پر کیا کہتے ہیں، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ جو 2025 ہے، اس میں پاکستان نے جس طریقے سے بھارت کو شکست دی آپریشن مارکہ حق میں، وہ ٹرو ریفلیکشن ہے پاکستان کے نیشنل ریسپانس کی۔ جی پاکستان کی نیشن کا جو ریسپانس گیا ہے اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ پاکستان کی ڈیفائنس، جو حسینیت ہر پاکستانی کے اندر موجود ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے، جو پاکستان کی ڈیفنس ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے، پھر جو پوٹینشیل جس طریقے سے 29 کے قریب ٹارگٹ انڈیا کے لیے گئے، اور سب سے بڑھ کر ان باؤنڈڈ ریزالو آف دا نیشن کا ریفلیکشن ہوئی ہے۔ اچھا، اس مارکہ حق نے 2025 کے بعد پاکستان کو ایک الگ مقام پہ ری انٹیگریشن آف پاکستان انٹو انٹرنیشنل ڈپلومیسی اور انٹرنیشنل پالیٹکس ہوئی ہے۔ آج آپ کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، آپ چائنا کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ترکیہ کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، آذربائیجان لے لیں، ریجنل کنٹریز آپ کی طرف پیوٹ ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ حالات آپ کے بہت اچھے ہو رہے ہیں، اور سعودی عربیہ کے ساتھ جو آپ نے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کی ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر سامنے آیا ہے۔
اب جہاں تک 2026 کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ہمارے شہیدوں کی قربانیوں کی یہ چیزیں لے کر ہم نے آگے جانی ہے. ہم نے دیکھا کہ پاک فضائیہ نے خاص طور پر کیا کیا، کیونکہ میں اس سے تعلق میرا 35 سال رہا تو میں اس کے بارے میں بہتر کر سکتا ہوں. دیکھیں، ایک نیا جو سیٹ اپ رولز کیے ہیں وہ بہت بڑی کریڈٹ یا کنٹریبیوشن جاتی ہے پاک فضائیہ کو. وہ اس طرح کہ جتنے سال میں نے سرو کیا پاک فضائیہ کے اندر، میں نے دیکھا کہ یہ ایئر فورس ایک ایسی تھی جو ری ایکٹیو تھی، جو ڈیفینسو تھی اور ریڈی ٹو رسپونڈ تھی شارٹ نوٹس پر، اور ہم اسی لیے تیاری کرتے تھے. لیکن یہاں ہم نے ایک بالکل نیا رول دیکھا پاک فضائیہ کا. خاص طور پر ہم نے دیکھا کہ یہ ری ایکٹیو نہیں ہے، یہ ڈسرپٹیو ہے بنیادی طور پر. اور یہ بیسیکلی فرسٹ چوائس ہے ایک ملک کے لوگوں کے ہاتھ میں، بیسیکلی ٹو بیلنس obviously اور ٹو بینڈ دا اسٹریٹجک کیلکولس ہماری فیور میں. دنیا میں نے دیکھا کہ ہماری ایئر فورس نے وہ کر دکھایا جس سے تمام کا تمام جیو پولیٹیکل اور ملٹری جو کیلکولس تھا وہ آؤٹ ہوا ہندوستان کے پوائنٹ آف ویو سے. کیونکہ یہ سب سے زیادہ اس کا جو ایڈوانٹیج اس وقت ہم نے لیا پاک فضائیہ کے پچھلے 3-3.5 سال میں تیاری میں انڈر دا لیڈرشپ آف پریزنٹ چیف جو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو ہیں، کہ یہ ایئر فورس اب پہلے کی طرح ڈیفینسو یا یوں کہے ری ایکٹیو نہیں تھی، اب یہ انپریڈکٹیبل تھی. اور جب ایک انپریڈکٹیبل فورس اتنے بڑے دشمن کو ظاہر ہے اتنا خطرناک جواب بھی دے، ٹائملی بھی دے اور اس ریزلٹ کے ساتھ دے، تو 2025 نے دیکھا کہ ہم نے ہماری اسٹریٹجک ریلیونس چینج ہو گئی. دنیا نے ہمیں انگیج کرنا شروع کر دیا. اس پہ ایک امپورٹنٹ بات میں یہ کرتا چلوں کہ یہ ویسے نہیں ہوا تھا. یہ 3-3.5 سال سے پاک فضائیہ نے تیاری کی تھی، آرم فورسز نے تو اوورال کی ہی تھی، لیکن فضائیہ نے خاص طور پر بہت انوویشن کی تھی. سب سے بڑا سرپرائز دیا تھا، دشمن ہمیں ریڈ ہی نہیں کر سکا. ہمارے 3 ٹارگٹس تھے اسی جنگ کے اندر. آپ نے دیکھا ہوا میں رافیل، زمین پر S-400، اور تیسرا جو ہمیں ظاہر انگیجمنٹ ہی نہیں ہوئی وہ تھا وکرانت، ان کا ایئر کرافٹ کیریئر جو سمندر سے انہوں نے لے کر آنا تھا. جو 2 سرپرائز پاک فضائیہ نے دیے وہ دونوں اسٹریٹجک بیلنس ری گین کرنے میں ہمارے حق میں بڑی مدد ہوئی. ایک ہم نے رافیل جس طرح شوٹ ڈاؤن کیا نمبر 1، اور جتنی بہادری اور بولڈنس سے S-400 کو تباہ کیا. وہ سوئسائڈل مشن ہو سکتا تھا، ون وے مشن ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ذہن میں آپ کے ویورز کو اور ہمیں سب کو رکھنا چاہیے کہ S-400 اتنا خطرناک میزائل ہے کہ بنیادی طور پر 600 کلومیٹر سے ٹریک کرنا شروع کرتا ہے، 400 پر یہ میزائل فائر کر دیتا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 200 ٹارگٹس کو انگیج کر کے 36 کو ٹریک کرتا ہے، اور 17,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے یہ میزائل جو ہے دشمن کی طرف بڑھتا ہے آنے والے جہاز کو. دیٹ مینز ہمارے جو JF-17 تھنڈر نے جو حملہ کیا تھا 17,000 کلومیٹر کی سپیڈ سے وہ میزائل اگر فائر کیا جاتا تو بڑھ سکتا تھا. میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نیو ڈائنمکس ہے، اب یہ ری ایکٹیو فورس نہیں ہے. اور اگر آپ ہمیں صرف کریڈٹ ہم نہیں لے رہے اپنے لیے، لوگ ہمیں دے رہے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کو آپ نے دیکھا کہ اس نے کوئی 60 دفعہ کہا کہ 8 برانڈ نیو بیوٹیفل ایئر کرافٹ شاٹ ڈاؤن. پھر دور نہیں جاتے، پیئرس مارگن ایک جرنلسٹ ہیں انگلینڈ کے، انہوں نے اپنے ایک آرٹیکل میں اور ایک ویڈیو ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے، اس میں انہوں نے ٹائٹل یہ دیا ہے کہ پاک فضائیہ کی وجہ سے نیٹو اور ویسٹ کیوں پریشان ہے، جس کا تو مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کے لڑنے کے طریقہ کار، ان کی وار سٹریٹجیز، ان کے وار پلان سارے کے سارے بدل دیے. اب آنے والے وقت میں الحمدللہ ہماری تیاری ہے. میں جب بھی پاک فضائیہ سے بات کرتا ہوں، اور ابھی وزٹ کیا میں نے ریسنٹلی، تو میں نے دیکھا کہ نئی سے نئی کریٹیوٹی آ رہی ہے، نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں جو پہلے نہیں استعمال کیے گئے. دیٹ مینس ظاہر جب دشمن کو ایک دفعہ پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم کون سے ٹیکٹکس استعمال کرتے ہیں تو اس کو تیاری کرتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ ایک ایلیمنٹ آف سرپرائز، ایک انسرٹینٹی اور انپریڈکٹیبلٹی رکھنا ہے. پاک فضائیہ اس میں بہت محنت کر رہی ہے الحمدللہ، اور آنے والے وقتوں میں مجھے امید ہے کہ بھارت 2025 کا سبق یاد رکھے گا، 26 میں ایسی کوئی غلطی نہیں دہرائے گا، کیونکہ وہ آبجیکٹیو کوئی اچیو نہیں کر پائے. 2025 میں تو خیر پاکستان کو ڈپلومیٹکلی بہت ساری کامیابی ہوئی، اور اس میں جو تھنک ٹینکس بتا رہے ہیں امریکہ کے، درست بتا رہے ہیں کہ جب تک مودی سرکار موجود ہے، مودی سرکار کے ہوتے ہوئے ظاہر ہے کسی وقت بھی وہ کوئی پاکستان سے دوبارہ پنجہ آزمائی کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایسی صورت میں ان کو پتہ ہے کہ کیسے ان کو جواب مارکہ حق میں ملا اور دوبارہ بھی ویسا مل سکتا ہے. لیکن اب یہ مودی کا اپنا سروائیول ہے کہ وہ اپنے اگلے بی جے پی کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش تو ضرور کرے گا کہ پاکستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرے. جہاں تک پانی کے واٹر ٹریٹی کا تعلق ہے، ہم نے بالکل کلیئر کہہ دیا تھا جب ہم نے 27 اپریل کو اپنی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی تھی. اس کے بعد جب ہم نے اعلامیہ جاری کیا تھا پاکستان نے، تو اس نے بتا دیا تھا کہ اگر پاکستان کا پانی بند کیا گیا تو وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہوگی، جیسا کہ انڈس واٹر ٹریٹی کا انہوں نے
हेल्ड इन अबेंस किया है, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है कानून में या ट्रीटी में बजाते खुद। तो ऐसी सूरत में पाकिस्तान ने बता दिया था कि वो हम उसको जंग तस्वर करेंगे, और अगर पानी का यही सूरत हाल रही तो पाकिस्तान मजबूर हो जाएगा। और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा नहीं, मुतअद्दिद बार डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जौहरी किस्म की जो जंग होने वाली थी उसको बचाया है। हम अमन चाहते हैं, मगर जंग के खिलाफ अगर जब कोई ऐसी सूरत हाल हुई, अगर जंग शुरू हुई तो फिर हम जंग अगर है तो फिर जंग ही शुरू। हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने नॉन ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, अस्करी डिप्लोमेसी के तहत जिस तरीके से राहें हमवार की हैं पाकिस्तान की, व्हाइट हाउस में इनवाइट किया गया, डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा उनकी पजीराई की, और इसी तरीके से गल्फ कंट्रीज, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, बाकी ममालिक में काफ़ी ज़्यादा जो पजीराई है, उसकी वजह से यकीनन पाकिस्तान ने अगर ऐसी कोई बात इंडिया ने की तो पाकिस्तान इस वक्त अपने जिस बामोरूज पर है, पाकिस्तान को उसका कोई पाकिस्तान तो नहीं चाहेगा कि कोई जंग हो, लेकिन अगर हुई तो पाकिस्तान उससे न सिर्फ नबरदाजमा होगा बल्कि फिर दुनिया में मजीद उसकी ट्रेजेक्टरी में इजाफा होगा, क्योंकि इकोनॉमिकली किसी भी मुल्क के लिए जंग सही कोई मुनासिब नहीं है। हम तो अपने डिफेंस कोलैबोरेशन में अब लीबिया के साथ भी, अजरबैजान के साथ भी, नाइजीरिया के साथ भी दुनिया हमारे पास आ रही है, हमारा साजो सामान लेने के लिए भी और हमारे से तरबियत लेने के लिए भी। इस साल माशी महाज पर हमें किन चैलेंजेस का सामना रहा, आइए आपको दिखाते हैं। 2025 साल रहा पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए एक जो है इस्तेहकाम का साल रहा, और ये पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में जो एक आपने देखा कि जो मुआशी सूरत हाल थी वो बहुत बिगड़ गई थी। खासकर 2022 के एंड और 23 की मैं अगर बात करूं तो ये जो सूरत हाल थी, और पिछले जो कुछ साल थे उसमें जो है उस तरह के डिसीजंस नहीं दिए गए, जिसकी वजह से फिर अगले सालों में प्रॉब्लम्स हुई। तो 2022-23 का जो बड़ा मुआशी बहरान आ गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह 24 से और 25 में फिर प्रॉपर जो है इस्तेहकाम की सूरत हाल नजर आई, जिसमें सबसे बड़ी चीज ये थी कि महंगाई में इस्तेहकाम आया। माशी एतबार से साल 2025 पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही जिसे कहते हैं कि सख्त तरीन साल रहा, और ये 2024, 2023 और 2022 उससे कहीं से भी मुख्तलिफ नहीं। शरह नमू जो है 2.7% रही। अगले साल की जो हुकूमत टारगेट कर रही है वो 4% से ज़्यादा कर रही है, लेकिन आलमी इदारे जो हैं वो उसको 3% से कम और 3% के बराबर कह रहे हैं। बेरोज़गारी और गुर्बत जो है वो जो है सर चढ़ के तरक्की कर रहे थे, एक तरीके से आप ये कह लें। हुकूमत के आदाद शुमार के हिसाब से 21 साल की सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में बेरोज़गारी है, और वर्ल्ड बैंक के आदाद शुमार के हिसाब से पाकिस्तान में 45% यानी कि हर दूसरा आदमी गुर्बत की लकीर के नीचे तकरीबन आ चुका हुआ है। साथ साथ अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं, बड़े नाम हैं, वो पाकिस्तान से छोड़ के जाते रहे, और कोई बड़ा नाम पाकिस्तान में आया नहीं। हुकूमत ने जो सरमायाकारी के दावे किए थे कि सरमायाकारी लाएंगे, आज से 4 साल पहले 100 अरब डॉलर की, फिर कभी क्या कहते थे कि कभी जो है हमें जो है 25 अरब डॉलर फराम मुल्क से आ रहे हैं, कभी अमेरिका से सरमायाकार आ रहे थे, कभी कहाँ से आ रहे थे, उसमें भी कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई। और इस साल भी सरमायाकारी पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन सतह पे है। रुपए में बड़ा इस्तेहकाम आया पिछले 15-16 महीनों में। रुपए में आपने देखा डॉलर के मुकाबले में बड़ा इस्तेहकाम रहा, जिसकी वजह से जो सरमायाकारों का जो एतमाद है उसमें बहुत इजाफा हुआ। जी, 2025 में जो एक डिवाइड थी, जो एक ऑफिशियल सर्कल से आपको जो रिपोर्ट्स आती हैं, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंस मिनिस्टर की हैं, ओवरऑल इकोनॉमिक टीम की है, उसमें तो लगता है कि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो अगर आप लोगों के हालात की तरफ देखते हैं, महंगाई, गुर्बत, और इसके हवाले से जो ऑफिशियल एस्टीमेट्स हैं, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, उनको भी अगर आप सामने रखें तो जो हालात हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं। ग्लोबल बड़े जो इदारे हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक है, जिसमें इवन IMF है, जिसके अंदर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, IFC,
اس کے علاوہ جو ہے ان سب نے جو انڈورس کی کانفیڈنس جو اعتماد بحال ہوا معیشت میں سرمایہ کاروں کا اور جو بزنسز کا کاروبار کا، انہوں نے جو ہے اس کو انڈورس بھی. اسٹاک مارکیٹ جس کا حکومت کہتی ہے کہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، جو واقعی میں بھی بڑھ گئی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کی جو مالیت ہے آج بھی $75 ارب ہے، اور 2017 میں جب اسٹاک ایکسچینج صرف 51,000 تھا تو اس وقت اس کی مالیت $100 ارب تھی. تو آج بھی اگر مالیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے 1/3 جو ہے 2017 سے کی لیول سے نیچے ہے. پاکستان اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دیکھیں ایک بہت بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے سرمایہ کاروں کی جو ہے وہ اعتماد کا. تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں تقریباً کوئی 50% سے زیادہ ڈالر ٹرمز میں جو ہے اس نے ریٹرن دیا پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے. ٹیکسز میں ٹیکس ٹو GDP اچیو کیا تقریباً کوئی 10.25% جو کہ 8-9% کے اراؤنڈ رفلی ہوتا تھا. اس کے علاوہ انرجی کی جو قیمتیں ہیں اس میں پرائم منسٹر نے 2 مرتبہ جو ہے اعلانات کیے. مہنگائی حکومت ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ 6% سے نیچے آ چکی ہوئی ہے، لیکن عام عوام اور جو عام صارف کے کھانے کی چیزیں اس میں جو ہے بہت زیادہ مہنگائی دیکھی جا رہی ہے. خاص طور پہ اب حالیہ دنوں میں آٹے کی واپس جو قیمت بڑھنا شروع ہوئی ہے اس سے لوگوں کو بہت پریشانی ہوئی. مہنگائی کا جو ایک آفیشیل نمبر ہے وہ تو آپ کو ٹھیک لگ رہا ہے، سنگل ڈیجٹ میں ایک آپ کا انفلیشن ریٹ رہا ہے وچ از اے سکسیس آف دا گورنمنٹ، بٹ جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ آپ کے پاکستان کی تاریخ کا جو 21 سالہ تاریخ کا ہائیسٹ ریٹ رہا ہے. گورنمنٹ کی جو فسکل ڈیفیسٹ تھا فرسٹ کوارٹر میں جو ہے وہ سرپلس میں کنورٹ ہوا. پچھلے سال کا فرسٹ کوارٹر جو اس میں بھی سرپلس ہے، یعنی کہ ٹیکسز زیادہ تھے، خرچے کم تھے. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں IMF کا پروگرام بڑا کامیابی سے چل رہا ہے، آن ٹریک ہیں ہم. تو کانٹرسیپٹیو جیسی چیز جس پہ ٹیکس جو ایک بہت پاپولیشن گروتھ کے لیے ہوتا ہے اس پہ بھی ٹیکس کم نہیں کرا سکے. تو مجھے نہیں لگتا کہ IMF سے یا تو یہ IMF پروگرام جیسے ماضی میں ہم نے جو ہے نامکمل چھوڑے یہ کرنا پڑے گا، یا اسی طرح سخت حالات میں گزارا کرنا پڑے گا. حکومت کے اس وقت ہاتھ پیر پھولے ہوئے. تو یہ اوور آل جو پلانز ہیں جو ابھی ہم نے کچھ اچیو کیا ہے، کچھ آگے اچیو کریں گے، وہ انشاءاللہ 2026 میں آپ دیکھیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ 2026 میں انویسٹمنٹ کی مد میں آپ کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز سے جو ہے ڈفرینٹ کمپنیز سے پیسہ آتا ہوا نظر آئے گا. تو 2026 جو ابھی تک مجموعی طور پہ نظر آ رہا ہے، اور حکومت کی جو بے بسی، کیونکہ IMF کے پاس 2-3 جگہوں پہ وہ ٹیکس کم کرانے کے لیے گئے ہیں اور IMF نے ان کو جو ہے اس پہ گھاس نہیں ڈالی. ان امپلائمنٹ کا اس کے ساتھ ہی گروتھ ریٹ جو ہماری اکانومی کا ہے وہ اتنا ہے کہ ہارڈلی آپ کی جو پاپولیشن کا جو گروتھ ریٹ ہے اس کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ملک کے اندر بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے، غربت میں اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی اکانومی جو بالکل دیوالیہ ہونے کے قریب تھی 2024 میں، اس میں 2025 میں اس حد تک ایک بہتری ضرور آئی ہے کہ اب دیوالیہ ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارے غیر ملکی ضرب مبادلہ کے ذخائر کوئی $16 ارب کے قریب پہنچے ہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس میں کوئی $8.5 ارب سے زیادہ جو ہے وہ مارکیٹ سے خریدا گیا ہے. باقی کوئی دوست ممالک کے قرضے ہیں، کچھ IMF کے قرضے ہیں، بٹ سٹل ہمارے ریزروز اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں چلے گئے ہیں کہ اب ہمارے دیوالیہ ہونے کی کوئی بات نہیں کرتا. 2026 جو ہے حکومت خود 4% کہہ رہی ہے، اگر وہ حاصل بھی ہو جاتا ہے تو وہ ناکافی ہوگا. ویسے تو آپ کو بتا دیا کہ عالمی ادارے جو ہیں 2026 میں بھی 3% کی باتیں کر رہے ہیں. سرمایہ کاری کے حالات ابھی تک کچھ سامنے نظر نہیں آ رہے، بلکہ اب دوست ممالک نے بھی اپنے پیسے مانگنا شروع کر دیے، اور UAE $1 ارب اب جو ہے فوجی فاؤنڈیشن کی شیئرز کی شکل میں واپس ہوں گے. جو چیلنج 2026 میں حکومت کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کیا IMF کا پروگرام چلانا ہے، کہ اگر حکومت IMF کا پروگرام آگے چلانا چاہ رہی ہے تو پھر کیا حکومت یہ رسک مزید لینے کو تیار ہے کہ ملک میں مزید بے روزگاری ہو، مزید غربت ہو. 27ویں آئینی ترمیم اور ججز کے استعفوں سمیت دیگر آئینی، قانونی اور عدالتی معاملات پر حکومتی کارکردگی کیسی رہی اور آنے والے سال پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، جانتے ہیں قانونی ماہرین سے. 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تب سے لے کے اب تک 2025 کا اختتام ہو رہا ہے، پاکستان کا عدالتی نظام بڑا سیریس چیلنجز کے اندر رہا ہے، اور اس جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ یہ پورا نہیں اترا، اور اس کے سارے ٹیئرز کے اوپر ہے، چاہے آپ کی گورننس ہے، چاہے آپ کا جسٹس ہے، چاہے آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ. تو یہ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو ایک میجر ریفارمز کی ضرورت تھی. لیکن بس ایک میجر شفٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پہلے 26 آئی، پھر 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آئی،
جس سے آلموسٹ ہاف کیسز جو ہیں تقریباً 22,500 کے قریب کیسز جو ہیں وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف چلے گئے ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا برڈن کم ہوا. اس کے اندر نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی جو ہے اسے آؤٹ آف باکس جو ہے وہ سولوشن جانا چاہیے. اور نہ صرف یہ بلکہ جوڈیشری کے اندر جو ایک ڈیلے ہے یا میل ایڈمنسٹریشن ہے یا لوگوں کا ایک یہ بھی ہے کہ جوڈیشری کے اندر اور ٹرانسپیرنسی آنی چاہیے یا جو ایک کوشچن مارک بنتا ہے جوڈیشل فنکشننگ کے اوپر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2026 کا سال جو ہے وہ ایک نئی امید کے ساتھ آئے گا کہ پاکستان کے جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں چاہے پارلیمنٹ ہے ایگزیکٹو ہے جوڈیشری جو ہے یہ مل کے پاکستان کے لوگوں کی جو ہے وہ انسٹنٹ جسٹس کے لیے اپنی بیسٹ ایفرٹس جو ہے انہیں لگائیں. 2024 اور 25 اسپیشلی جس میں 26ویں ترمیم ہوئی پھر 27ویں ہوئی اور جس سے عدلیہ کا میں سمجھتا ہوں کہ جو تھیوری تھی سیپریشن آف پاور کی جو پی ایل ڈی 1996 سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہولڈ کیا گیا تھا اور جس کے اندر عدلیہ کو انتظامیہ سے الگ کرنا تھا جو آرٹیکل 175 سب آرٹیکل 3 کے اندر پرووائڈڈ تھا اور جو جوڈیشل سٹرکچر تھا جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی وہ مکمل طور پہ ختم ہو گئی. جس کو ہم انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کہتے تھے اب وہ نہیں رہی یا اب ٹھپے والی جوڈیشری جو ہے اس وقت موجود ہے جس کا مطلب ہے کہ ملک کے اندر کوئی عدلیہ نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ اور مثال میں یہ دوں گا کہ عمران خان اس کے کیسز اس کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن 26ویں اور 27ویں ترمیم سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو کتنے کیسز میں وہ بری بھی ہوئے اور ان کو ضمانتیں بھی ملی لیکن جب سے 26ویں اور 27ویں ترمیم آئی ان کے کیس بھی فکس نہیں ہوئے. سال 2025 کی مجموعی صورتحال پر سینئر صحافیوں کی کیا رائے ہے آئیے آپ کو سنواتے ہیں. کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کے اوپر میں یہ کہہ سکوں کہ اس میں مجھے کوئی مثبت پہلو نظر آتا ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری ملک کے اندر لولی سے لنگڑی جمہوریت کے اندر بھی جو ہے اس کا لیڈر اپوزیشن ضرور ہوتا ہے اور ہمیں تو یہی بتایا گیا تھا پڑھایا گیا تھا کہ ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے جو کہ پرائم منسٹر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں لیڈر آف دا اپوزیشن ہوتا ہے جو کہ دو پہیوں کے طور پر کام کرتے ہیں جمہوریت کی گاڑی کو چلانے کے لیے. تو پاکستان کی گاڑی اس وقت جمہوریت کے حوالے سے ایک پہیے کے اوپر چل رہی ہے اور لوگوں کی حالت زار لوگوں کی قوت خرید لوگوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ غربت کے حوالے سے جو داد و شمار سامنے آ رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کے سامنے ہے. پاورٹی جو ریٹ ہے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر 45 سے 50% جو آبادی ہے وہ سطح غربت سے نیچے ہے. تو کسی ملک کے بارے میں جب اس طرح کے اعداد و شمار آتے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک کی عوام اس ملک کی جنتا کس حالت میں زندگی بسر کر رہی ہے. سال 2025 معیشت اور سیاست یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر آپ معیشت کے اوپر نظر دوڑائیں تو حکومت کی جانب سے آلدو کے بہت سارے دعوے کیے گئے بار بار یہ کہا گیا کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن عام آدمی نے اس کو فیل نہیں کیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہنگائی کم ہونے کے دعوے تو کیے گئے لیکن جتنی قیمتیں پچھلے برس تھیں اس برس قیمتیں اس سے زیادہ ہی لوگوں کو نظر آئیں. پھر باہر سے جو انویسٹمنٹ آنی تھی جس کی وجہ سے اکانومی نے گرو کرنا تھا جس کی وجہ سے جابز کریشن ہونی تھی جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس میں اضافہ ہونا تھا وہ ساری چیزیں باتوں اور دعووں کی حد تک محدود رہیں. ہم نے دیکھا کہ پی آئی اے کو ہم نے بیچا سال کے بالکل اختتام کے قریب اور اس میں بھی کوئی بھی غیر ملکی بیڈر آپ کو نظر نہیں آیا یعنی بیرونی سرمایہ کاری نہیں آئی. آلدو کہ میرے آپ کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے تقریباً 50 دن ملک سے باہر گزارے 2025 میں آلموسٹ 2 مہینے لیکن اس کے نتیجے میں پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ آئی وہ ہمارے سامنے ہے. آخر میں ہم نے دیکھا کہ یو اے ای کو ہم نے اپنے ایک منافع بخش ادارے کے کچھ شیئرز بیچ دیے تقریباً $1 ارب کے اور یہ $1 ارب وہ ہے جو پہلے ہی ہم یو اے ای سے لے چکے ہیں یعنی کوئی بھی نئی سرمایہ کاری نہیں آئی. تو معاشی اعتبار سے کافی زیادہ مایوس کن رہا. اگر آپ ایپٹما کی بات کریں آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن انہوں نے بتایا کہ ملک میں 100 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئی ہیں. کسی بھی سیکٹر کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں چاہے وہ پراپرٹی کا سیکٹر ہو کنسٹرکشن کا سیکٹر ہو یا کوئی اور سیکٹر ہو ہر جگہ پہ لوگ آپ کو کمپلین کرتے ہوئے نظر آئے. نہ پاکستان کی برآمدات میں اس طرح اضافہ ہوا نہ پاکستان کے اندر جو انویسٹمنٹ آنی تھی باہر سے وہ اس طریقے سے آئی. تو مایوسی کافی زیادہ ہم نے دیکھی معاشی اعتبار سے. کیا 2026 میں کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں جب تک سٹرکچرل ریفارمز نہیں ہوں گی معاشی اعتبار سے چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی.
आज अगर हम कोई अपना इदारा बेच रहे हैं या हम चाहते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आए, तो उसमें कुछ चीजों को आपको देखना पड़ेगा कि मुल्क में सूरत हाल क्या है। जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन और कानून की अमलदारी नहीं होगी, तो क्यों कोई बाहर से आके अपना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। हुक्मरान दावे तो करते रहे कि जी इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, लेकिन वो नहीं आई। और उसकी वजह यही है कि एक तो हमारी इकोनॉमी के अंदर कुछ बड़े सीरियस किस्म के इश्यूज हैं, फिर रेड टेप बहुत ज्यादा है, फिर हुकूमती इदारों का जो किरदार है वो भी हमारे सामने है, ब्यूरोक्रेसी इधर रोक देती है चीजों को, उधर रोक देती है। तो बहुत सारे ऐसे फ्लॉज हैं, जब तक उनको ओवरकम नहीं किया जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता कि मौशी एतबार से 2026 कोई मिसाली साल होगा। इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी अगर ज्यादा नहीं हुई तो कम भी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद खान साहब कोई बड़ी उस तरीके से रिलीफ लेने में नाकाम रहे। अभी भी वो जेल में हैं, उनकी पार्टी के अंदर बाहर इख्तलाफात भी हैं। तो उस तरह आप कह सकते हैं कि कोई सियासी एतबार से ये साल खान साहब के लिए भी कोई मिसाली साल नहीं था। और उसके साथ साथ जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, उनकी तो बहुत बड़ी सियासी नाकामी है कि उनका एक ही सियासी मुखालिफ है, बाकी इन सब ने मिल के हुकूमत बनाई हुई है। लेकिन ये सब मिल के भी एक ऐसी शख्सियत जो जेल में कैद है, जिसकी तस्वीर भी बाहर नहीं आ सकती, उसका कोई सियासी या पॉलिटिकल जिसे कहते हैं तोड़ निकालने में नाकाम रहे। मुझे यही लग रहा है कि 2026 जो है वो मौशी एतबार से और सियासी एतबार से पिछले साल की कंटिन्यूएशन होगी। बदकिस्मती से 2025 में भी हम देखते हैं कि जो पाकिस्तान का ख्वाब था कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आएगा और पाकिस्तान की सियासत में इत्तेदाल आएगा, वैसा नहीं हो सका। बल्कि हमने देखा कि जो फ्रिक्शन है वो जो है बड़ा है, जो तजादात है हमारी रियासत के अंदर वो बड़े हैं और हर सतह पे बड़े हैं। आप उसको सियासी हवालों से बात करें, आप और चीज़ों को देखें, दहशतगर्दी का चैलेंज है। और इसी तरह हम देखते हैं कि सूबे जो हैं बाज वो जरा सा नाखुश हैं। तो हर लेवल के ऊपर बजाय इसके कि मसले हल हों, बड़े हैं। सबसे बड़ा मसला हमारा एक सियासत का मसला है कि जिसमें जो बहुत बड़ी तादाद है, पाकिस्तानियों की कसीर तादाद है जो इस हुकूमत की लेजिटिमेसी को चैलेंज करती है। और हुकूमत ने अपने आप को कहते हैं ना लेजिटिमाइज करवाने के लिए इन्होंने बजाय इसके कि ये कानून और आइन के मुताबिक खेलते, इन्होंने आइन और कानून को तब्दील करना शुरू कर दिया। जब से आप देखें कि PDM-1 की हुकूमत आई है, उस वक्त से मुसलसल कवानीन में तब्दीलियां हो रही हैं। और वो तब्दीलियां जो हो रही हैं अवाम की फलाह और बहबूद के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि एक एलीट क्लास को, चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रही हैं। आप नैब लॉज से अगर बात करना शुरू करें, वो किसके लिए था? 99.99% पाकिस्तानियों का मसला नैब नहीं है। नैब के कवानीन चंद दर्जन लोगों का मसला है, लेकिन उसके लिए हमने देखा कि नैब कवानीन में तब्दीली हुई। उसी तरह हमने देखा कि 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए हम देखते हैं कि आला अदलिया के जो है वो पर बिल्कुल काट दिए गए, गोल पोस्ट को तब्दील कर दिया गया, यहाँ पर जो रूल्स ऑफ द गेम है उनको तब्दील कर दिया गया। तो जाहिर है कि इसका मतलब ये कि कंट्रडिक्शन बड़े हैं। और हम लोग, जो हमारी हुक्मरान शाफिया है, वो कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं कर सकी है कि जो सियासत में इत्तेदाल लाए और जो लोग नाराज हैं सिस्टम से उनको दोबारा सिस्टम में लेकर आया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तहरीक इंसाफ की सूरत में एक बहुत बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने है। तहरीक इंसाफ बेशक मतलब है कोई दबाव नहीं डाल पा रही, एहतजाज नहीं कर पा रही किसी बड़े पैमाने पे, लेकिन एक मकबूल जमात है और वो एक डिससेटिस्फेक्शन है लोगों के अंदर। और जब भी आप देखें कि पंजाब हुआ, सिंध हुआ, वहां पे लोगों की जमहूरी आज़ादियों को जो है कर्टेल किया गया है, सल्ब किया गया है। और अब एक छोटा मोटा मुजाहरा करना जो पाकिस्तान में एक बड़ी आम सी बात होती थी, उस तक की इजाजत नहीं है। और आखिर में बात करेंगे कि इस साल गवर्नेंस कितनी कामयाब रही। अवाम जिसे ताकत का सरचश्मा समझा जाता है, वो 2025 में हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी के बारे में क्या सोचते रहे और उनकी नए साल के हवाले से क्या तवक्कुआत है। हमारे टीम मेंबर सदाकत हुसैन ने अवाम से बात की है, आइए जानते हैं। कुछ उम्मीदें थी वो पूरी हो गई और अब उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2026 में अवाम की उम्मीदें पूरी होंगी। 2024 के मुकाबले में 2025 माशाल्लाह बेहतर गुजरा और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे भी हालात ठीक रहेंगे। वादे तो पूरे नहीं हुए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला मज़ीद बेहतरी आएगी 2026 में। अलबत्ता 2025 में भी काफ़ी कुछ हुआ तो है, मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामज़न है। तो आगे उम्मीद करते हैं कि अगला साल हमारे लिए इंतहाई अच्छा साबित होगा। 2024 के लिहाज से तो 2025 वाकई बेहतर साल साबित हुआ है। हालांकि हमारी पाक भारत कशीदगी भी रही है। 2026 में बस ये होना चाहिए, महंगाई ज़्यादा है ना, तो ये थोड़ा कम होना चाहिए। ईयर बदलना तो कैलेंडर पे जो वो डेटें बदलने वाली बात है, ठीक है। तो 2024, 25, 22 जो भी इससे पीछे जो भी ईयर गुजरे
उसमें पाकिस्तान के जो हुक्मरानों से जो मिडिल क्लास के बंदों को जो उम्मीदें थी, पाकिस्तान के 30 करोड़ लोगों को जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। आज भी पाकिस्तान में 6 करोड़ नौजवान जो है वो बेरोज़गार हैं, ठीक है। वो आप समझ लें कि एक जो है वो इनकलाब की सूरत में बैठे हुए हैं, एटम बम की सूरत में बैठे हुए हैं। तो पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, पाकिस्तान की जो एलीट है, उसने पाकिस्तान के उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया इन 2-3 सालों में, ठीक है। हमारा GDP जो है वो वहीं का वहीं पे खड़ा, बल्कि नीचे आ गया, ठीक है। पर कैपिटल इनकम जो पूरी दुनिया में आप देखें, हमारा इंडेक्स लगातार नीचे गिर रहा है, ठीक है। शरह गुर्बत जो है बढ़ी जा रही है, हेल्थ की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे मुल्क में सुकड़ती जा रही हैं। मतलब 3-3, 4-4 हज़ार लोगों पे एक डॉक्टर की फैसिलिटी है, ठीक है। हमारे मेडिकल कॉलेज नहीं बन रहे, हमारी यूनिवर्सिटियों का ग्राफ गिर रहा है। तो इट्स मीन कि 2024 और 2025 वो जो है पाकिस्तान के आम आदमी के लिए कोई अच्छा नहीं गुजरा। 2026 में ये होना चाहिए कि हमें जो अपनी यूथ से, हमें अपने नौजवानों से, हमें अपनी वुमेन को इम्पावर करना चाहिए, वुमेन्स को, और हमें जो है पाकिस्तान के अंदर जो है वो फ़नी जो है वो एजुकेशन पे वर्किंग करनी चाहिए। हमें वो एज़ इट इज़ जैसे हम 74 सालों से चल रहे हैं वैसे नहीं करना चाहिए। हमें अपना पैटर्न चेंज करने की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ज़रूरत है कि हमें इंटरनेशनल मेयारात के साथ अपने आप को अटैच करना। बस गुजारा हाल रहा, अच्छी यहाँ पे हमने सेलिंग की है। बस अभी 2026 में देखते हैं इंशाल्लाह। ये साल तो अच्छा गुजरा है, अब आगे अल्लाह देखे खैर करेगा अल्लाह इंशाल्लाह। हुक्मरानों को यही कहना चाहिए कि बस ये महंगाई के बारे में ही तो हर कोई कहता है, तो महंगाई के बारे में ही कहता है, और तो कोई मसला नहीं। आवाम की सबसे बड़ी जी बस महंगाई की वजह से बहुत लोग परेशान हैं, बहुत। 2025 में ज़्यादा हो गया था ना, और अब आने वाला और भी ज़्यादा, अल्लाह ताला रहम करे। 2025 बहुत अच्छा साल गुजरा है और बहुत खुशी हुई है हमें इस लिहाज से कि पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम हुए हैं। तो मैं स्पेशल शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मरियम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने बहुत ही काम किए हैं हमारे पंजाब में, ख़ुसूसन जो एक काम किया है सुथरा पंजाब का, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। इम्प्लीमेंट उस पर हो रहे हैं लेकिन थोड़ा स्लो है, लेकिन बहुत अच्छे काम है। महंगाई के हिसाब से भी काफ़ी तब्दीली आई है। जो हमने 2024 में या 2023 में गंदम ख़रीदी है, उस लिहाज से 2025 में जो ख़रीदी है वो बहुत फ़र्क है। 2026 में उम्मीद है जी इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा। शहबाज शरीफ साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं जी, ख़ुसूसन जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हमारे मुल्क का जो नाम बना रहे हैं वो शहबाज शरीफ साहब और जनरल आसिम मुनीर साहब, हमें उससे बहुत खुशी है और हम बहुत मुतमईन हैं जी। 2025 बहुत अच्छा साल गुजरा है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसमें प्रॉस्पेरिटी भी आई है, मुश्किलात भी थी और मुश्किल वक्त भी देखा हमने, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। और सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो बुनियादुल मंसूस, उसमें जो कामयाबी हुई है उससे हमारी एक इंटरनेशनली भी नेशनली भी बिल्कुल एक पाया पलट गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी फ़ौज उसमें सुरखरू हुई और मुल्क को भी फ़ायदा हुआ है। तो इस लिहाज से 2025 से कामयाब साल था और 2026 इससे भी अच्छा उम्मीद है। काम सही था, इसी साल महंगाई ज़्यादा है, कारोबार बिल्कुल जीरो है, सीढ़िया वाला भी तंग करते हैं और कारोबार का भी मजा नहीं है, महंगाई है। आगे महंगे सौदा भी महंगा मिलते है, इधर कारोबार है नहीं, बस सब परेशानी है। 2024 में कारोबार कैसा था? उसके भी सही होगा, आजकल बहुत हालात ख़राब है, गरीब लोगों के लिए बड़ा मसाला बनती है ना। एक सेट से सीढ़िया वाला नहीं छोड़ते है, दूसरी सेट से कारोबार नहीं होगा, महंगाई ज़्यादा है, खर्चे भी ज़्यादा है, बिल भी ज़्यादा आती है। हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अवाम सारी जो है ना वो महंगाई में पिस रही है और इस तरह की कोई सूरत हाल आगे नज़र भी नहीं आ रही है। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 अच्छा गया है, सब अच्छा, काम शाम भी अच्छा रहा है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 2026 से भी अच्छा। हुक्मरान बस लगे हुए हैं, बेहतरी में कोशिश कर रहे हैं, आगे अल्लाह ताला जो अच्छा करेगा भाई, उम्मीद तो है ना अच्छे की, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। फिर साथ साथ ही चलती है महंगाई, तो यहाँ भी महंगाई है, पूरा इंटरनेशनल महंगाई है, ये नहीं है कि इधर पाकिस्तान में महंगाई है, हर जगह पे महंगाई है। इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के लिए 2026 जो है बहुत अच्छा, उम्मीद है कि बहुत अच्छा गुजरेगा, महंगाई भी कम हो। 2026 में अदल इंसाफ होना चाहिए, गुर्बत ख़त्म होना चाहिए, अमीर और गरीब के लिए एक ही इंसाफ होना चाहिए। जो इसे अमीरों के लिए कानून है उसी तरह गरीबों के लिए भी होना चाहिए। इसकी वजह से हम उम्मीद यही करते हैं, लेकिन मुश्किल लग रहा है। 2026 भी इसी तरह इससे ज़्यादा गुर्बत में गुजर जाएंगे। 2024 भी ख़राब था, 2025 भी ख़राब था, दोनों थे।
दोनों ख़राब है। महंगाई ज़्यादा से ज़्यादातर हो गई, गुर्बत ज़्यादा से ज़्यादातर हो गई। हमारे गुर्बत की वजह से 2024-2025 में 13 से लेकर 14 लाख गुर्बत की वजह से हमारा मुल्क से पाकिस्तानी बाहर मजदूरी के लिए चले गए हैं, इसी गुर्बत की वजह से। और जो जैसे 2024 गुजर गया, 2025 गुजर गया, अभी 2026 आने वाला है, लेकिन हमारे उम्मीदें फिर उसी तरह है, लेकिन ये निज़ाम नहीं बदलेगा। 2026 में सबसे पहले अदल इंसाफ होना चाहिए, गरीब व अमीर के लिए एक इंसाफ होना चाहिए। हमारे अदालत का निज़ाम सही इंसाफ के बहाल होना चाहिए, और गरीब के लिए रोटी मकान ज़रूरी होना चाहिए। 2025 सबसे ज़्यादा गुर्बत पाकिस्तान में हुई, सब 2024 से लेकर 2025 तक हमारा जो पाकिस्तान की गुर्बत की वजह से और से इतना बाहर किए हैं, इसी वजह से ये है कि 2024-2025 में हमारा माशरी हालात बहुत ख़राब थे। इमरान खान जिस टाइम था उस टाइम कारोबार बहुत ज़बरदस्त। इमरान खान जब आएगा बाहर फिर काम सही से होगा। कोई भी नहीं, किस चीज़ का मसला नहीं है। अमीरों के लिए किया, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया ना। इमरान खान आ जाएगा फिर इंशाल्लाह फिर काम जी इंशाल्लाह बेहतर होगा बहुत। हुक्मरानों ने कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ रोडों पे ही तवज्जो दी है, रोडें ठीक की हैं। बाकी ताजिज़ के लिए तो महंगाई वगैरह सो आन कुछ चीज़ों पे है। 2026 में ये है कि महंगाई कम और जो भी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हो वो हर किसी की अप्रोच अच्छे की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन अभी तक कोई हालात नज़र नहीं आते। बहुत अच्छा रहा। अप्स और डाउन्स तो हर किसी ज़िंदगी में आते रहते हैं, और 2025 में बहुत सारी अच्छी मेमोरीज भी रही हैं, और बहुत सारा मेरा लकी ईयर रहा है, और इंशाल्लाह उम्मीद है 2026 भी ऐसे ही मेरा अच्छा गुजरेगा, और उसमें मेरे बहुत सारे ड्रीम्स हैं वो पूरे हो। 2024 भी अच्छा रहा है। मेरे 2019 से सारे साल जो है ना बहुत अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि 2019 में मेरे जो है चाइनीज़ हस्बैंड से शादी हुई थी, तो उसके बाद मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई, कोई उम्मीद नहीं पूरी हुई, और इनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि कोई उम्मीद पूरी हो। ख़ास करके नून लीग से या पीपल पार्टी से कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकता। इंशाल्लाह उम्मीद है कि इमरान खान दोबारा बाहर आए और वो हमारे लिए कुछ करे, जिस तरह उसने पहले आवाम में अवेयरनेस लाई है, शऊर दिया है उसने, और बड़ी खुशी हुई है। इमरान खान के बगैर मैं किसी को पसंद नहीं करता, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं कि हमेशा इमरान खान हुक्मरानी करे, और उसकी ये जो आवाम है उसके लिए हमेशा दुआ गो भी रहती है कि आए हुकूमत में और वापस हमारे यानी कि एक हुक्मरान बने, इस आवाम के लिए कुछ करे। एक पढ़ा लिखा बाशऊर इंसान है, और उसको अपनी ज़ात से कोई गर्ज नहीं है कि मैंने अपनी ज़ात के लिए करना, बल्कि वो इस आवाम के लिए कर रहा है। ये जो आवाम रोडों पर रुल रही है, 2025 में इन्होंने गुर्बत देखी, 2026 में भी ये गुर्बत ही देखेंगे। लेकिन वो बात ये कैलेंडर बदलेगा, लेकिन हम नहीं, बिल्कुल भी नहीं बेहतरी की। क्या किया, उल्टा मुल्क को माशी सूरत में नुकसान दिया। आप देखें कीमतें कहाँ थी, सोने की कहाँ पे चली गई, इवन के आटे से आप स्टार्ट कर लें, कहाँ से कहाँ पहुँचा, पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँचा। इमरान खान की हुकूमत में तो 150 रुपये या 160 रुपये गालिबन पेट्रोल था, आज वो 280 के करीब पहुँच गया है। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। ऐसे कहाँ मुल्क में बेहतरी आती है। रोडें बनाने से मुस्तकबिल नहीं बनता, ना ही आप कहें कि हम सीमेंट सस्ता बजड़ी, ये जिनकी अपनी कंपनियाँ से बस चला रहे हैं। इसमें तो कोई, मुझे तो कुछ भी इनमें अच्छा नहीं नज़र आया। अल्लाह करे कि सही हो जाए। जो पिछले साल गुजरा ना, ये तो बहुत ख़राब निकला, बहुत ख़राब गुजरा था। अल्लाह करे कि सही हो जाए। कारोबार रोज़ बरोज़ नीचे जा रहे हैं महंगाई की वजह से। बॉर्डर सारा बंद है, जितना सामान आते हैं तो आधे कीमतों से ज़्यादा कीमत इनका महंगा हुआ है। नहीं उस तरह के नहीं। पहले जब लोग लाता था 1-1 किलो लेता था, अभी पाव भी नहीं खरीदते, आधा पाव इससे क्या होगा। अल्लाह करे कि बॉर्डर खुल जाए तो हमारे मुल्क में सामान वगैरह आएगा तो थोड़ा रियायत होगा लोगों को, वरना इस तरह तो होगा तो फिर मुश्किल होगा कारोबार। नहीं सर, बिल्कुल पूरी नहीं हुई, बल्कि ये तो अवामी वोट लेकर ही नहीं आए ये लोग, तो ये कैसे अवाम की खिदमत करेंगे। इन्होंने तो अवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। तो बाकी रहती सहती कसर ये 2026 में पूरी कर देंगे अब, और इनसे कोई उम्मीद नहीं है सर। 2024 के मुकाबले में 2025 ये तो बहुत बुरा गुजरा, उससे ज़्यादा बुरा गुजरा। गरीब आवाम तो पिस गई ना सर। आप बरीमाम को देख लें, अभी मलपुर की बारी है, अभी बरीमाम में हज़ारों घर इन्होंने गिरा दिए। गरीब किधर जा रहे हैं? ठीक है, इनका कोई अल्टरनेट इनको देना चाहिए था, कोई मामलात बनाने चाहिए थे, कोई सिस्टम करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने तो वो कुछ नहीं किया ना। पर इनसे कोई उम्मीद नहीं है सर। 2026 में क्या कहते हैं? 2026 सर इस गवर्नमेंट में 25 से ज़्यादा बुरा गुजरेगा। क्या चाहते हैं, क्या होना सर चाहिए? तब्दीली लाएं ना सर, इमरान खान को तब्दीली करके इमरान खान को लाएं ना सर। जो जिसको वोट अवाम ने दिए उसको वापस लाएं, तो इंशाल्लाह तब्दीली आ जाएगी।
फिर आवाम जो है ना फिर वो चटनी कूट के भी खाएगी ना तो तंग नहीं करेगी लोगों को, याद रख लें। वो पुदीने से चटनी काट के रोटी खाया करेगी, वो ये कहेगी कि हमने इमरान खान को वोट दिए, वो इंशाल्लाह मुल्क को खड़ा करेगा। असल में महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई नहीं होनी चाहिए। हुक्मरानों को चाहिए कि ये सस्ताई करें, पेट्रोल सस्ता करें। जो गरीब तबका है उसको वो खाने को नहीं मिल रहा है। 37,000 सैलरी जिसकी है 40,000, उससे क्या बनेगा? ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। घी का पैकेट लें तो वो 500 रुपये का आम सा मिल रहा है और चेकिंग नहीं हो रही। शॉप में किसी में हम बारागों में रहते हैं, चेकिंग नहीं हो रही, अपनी मनमानी से बेच रहे हैं लोग। देखें, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ऐसे तो आप जितनी भी उम्मीदें लगा लें वो पूरी तो नहीं होती। जो हुक्मरान हमारे जो है वो 70 साल से चला आ रहा है हमारा निज़ाम, उसमें आवाम की उम्मीदों पे तो कोई पूरा नहीं उतरा। तो उम्मीद ही कर सकते हैं आगे भी आइंदा फ्यूचर में कि वो हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन सोचें, लेकिन लगता नहीं है जो कंडीशन चल रही हैं जो हमारे 70 साल। हाँ, 2024 से तो काफ़ी बेहतर है। 2018 में जो था तकरीबन उनसे मिलता जुलता 2025 भी गुजरा है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गरीब तबका है और जो आवाम है उसके बारे में ज़्यादा सोचे, सरमायादार तबके के बारे में कम सोचे और जो है आवाम की फलाह बहबूद के कामों पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दे, ताकि फ्यूचर में भी जो है वो जितने भी हमारी आवाम है जो महंगाई में जो मुख्तलिफ शोबाजात में हैं, जो कम तबके वाले कम आमदनी वाले लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचे। 2026 में क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या करना चाहिए? एक्सपेक्टेशंस तो काफ़ी हाई होती हैं हर बंदे की, लेकिन ये है कि उम्मीद करनी चाहिए कि जो गरीब तबका है उसके लिए बेहतर सहूलियात पैदा करनी चाहिए, जैसा कि सेहत के लिए है, इनकम के हवाले से महंगाई का है कि उनके लिए बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए। 2025 बिल्कुल ख़राब, ठीक है। जहाँ पे मतलब कि वीज़ा ख़राब हो गया, ठीक है, ऑफलोड कर दिया नाजायज़। अब 2026 की बारी, अब देखते हैं क्या होता है। जितने की उन्होंने PIA सेल किया उतने तो वो नवाज शरीफ का बेटा वो क्रिप्टो में हार गया था, उससे ज़्यादा हार गया था। हाँ, वो अच्छा था तो भी उन्हें, लेकिन मरीम नवाज़ ने अच्छा काम किया है, CCD बनाई है, लेकिन अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जिस तरह के ये आजकल हालात जा रहे हैं ना, बहुत ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। वो हुक्मरान आएगा तो बेहतर होगा। नहीं, कह भी नहीं सकते कि वो आए दोबारा से बेहतर हो जाए, लेकिन जिस तरह वो कोविड उसने गुजारा और जिस तरह उसने एक प्रॉपर तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बेहतर की हुई थी, उससे उम्मीद थी कि वो अच्छा करेगा और वो अच्छा कर रहा था। लेकिन एक्चुअली स्टॉक एक्सचेंज जिस तरह ऊपर जा रहा है, लेकिन है कि इसका फ़ायदा आम आवाम को नहीं मिल रहा, इसका रिलीफ आम आवाम को नहीं मिल रहा और आवाम जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ही बुरी है। ठीक है, लोग 2 वक्त की रोटी खाने के लिए बहुत मुश्किल से अपना सिस्टम चला रहे हैं। आप अपना किचन नहीं पूरा कर सकते, बच्चों की फ़ीसें, हाउस रेंट, घर का किराया बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मेडिकल, ये 2026 में ये है कि कोई पॉलिसियाँ इस तरह की होनी चाहिए कि कोई नौकरियाँ पैदा करें, वसाइल पैदा क्रिएट करें, ठीक है, ताकि लोगों को रोज़गार मिले। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के बारे में अगर आप बात करते हैं तो कोई उम्मीद नहीं है। जैसा 2024 था वैसे ही 2025 था और अगले आने वाले जितने भी साल हैं इस निज़ाम से और इस सिस्टम से कोई उम्मीद वाबस्ता नहीं है। तो बस हम दुआ ही कर सकते हैं और यही कि कोशिश कर सकते हैं कि अपने हिस्से का चिराग जलाएं। देखें, हुक्मरानों की फ़ैसलों को आप इस नज़रिए के साथ देखें कि मुल्क में इस वक्त कितने नौजवान बेरोज़गार हैं, 2025 में कितने नौजवान बेरोज़गार हुए, अगले आने वाले सालों में जितनी डिग्रियां लेके फारिग हो रहे हैं लोग नौजवान, वो किस कदर बेरोज़गारी में इजाफ़ा हो रहा है। लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, जो है आवाम जो है परेशान है और किसी के सामने कोई रास्ता नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। तो आप स्टॉक एक्सचेंज को तो नहीं देख सकते, वो तो आम आवाम की सोच से भी उसको समझ ही नहीं पाता कि वो स्टॉक एक्सचेंज है क्या। तो आप कुछ इशारे दिखा के ये नहीं दिखा सकते कि मुल्क अच्छी तरह जा रहा है। तो जो ग्राउंड रियलिटीज़ है वो ग्राउंड रियलिटीज़ है। तो मेरे ख़्याल से कोई बेहतरी नहीं है, कोई जमहूरी सोच नहीं है, बस एक आमरीत है और एक तरह से एक ऐसी हिजानी कैफियत है कि जिसका कोई रास्ता नहीं है, किसी के पास किसी सवाल का जवाब नहीं है। आम आवाम को फ़ायदा पहुँचे, आम आवाम के लिए आसानी हो, आम आवाम अपनी आवाज़ उठा सके, आम आवाम की सुनी जा सके। ठीक है, ये सिर्फ महंगाई की बात नहीं है, ओवरऑल अगर आप देखें नौजवानों के लिए रोज़गार हो, जो लोग डिग्रियां ले रहे हैं उनको कुछ मिल जाए। मतलब अब आप यूनिवर्सिटियां इतनी सारी हैं, इतने सारे नौजवान हैं, आपकी 60% यूथ है, वो सब बेरोज़गार हैं, उनको कोई रास्ता मिले,
कोई उम्मीद नज़र आए। प्रोग्राम के इख्तिताम पर ये दुआ है कि नया साल 2026 पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए खुशहाली, कामयाबी, तरक्की, इस्तेहकाम और सुकून का बायस बने। सवाल से आगे की टीम की तरफ से आप सबको नया साल मुबारक।